जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विज़न में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसका टाइटल है G7, जिसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इस बात पर चर्चा करेंगे कि G7 क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इसके क्या सिद्धांत हैं और वैश्विक स्तर पर यह संगठन कितना प्रभावशाली रहा है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और हम सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे कि G7 क्या है। दोस्तों, जब हम G7 की बात करते हैं तो यह विश्व के 7 सबसे विकसित और औद्योगिक महाशक्तियों का एक संगठन है। इसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है। आरंभ में यह 6 देशों का संगठन या समूह था, जिसकी प्रथम बैठक सन 1975 में फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास स्थित एक शहर रम्बोइले में हुई थी। इस सम्मेलन में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार विमर्श किया गया। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि 1970 के दशक में जब वैश्विक आर्थिक मंदी और तेल संकट बढ़ रहा था, तब फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी जिस्कॉर्ट ने G7 की आधारशिला रखी थी। सन 1976 में कनाडा को इस समूह में शामिल किया गया, तब जाकर इस समूह का नाम बदलकर G7 रखा गया। इसी प्रकार सन 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया और यह समूह G7 से G8 बन गया था। लेकिन ईयर 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को इस समूह से निलंबित कर दिया गया और फिर से यह संगठन ग्रुप 7 बन गया। तो दोस्तों, अब हम G7 के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जहां तक G7 ग्रुप के प्रमुख सिद्धांतों का सवाल है, G7 स्वयं को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज़ अर्थात मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता, मानव अधिकारों की रक्षा, लोकतंत्र व कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। तो दोस्तों, अब हम G7 के शिखर सम्मेलन के आयोजनों पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। दोस्तों, G7 के देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर वर्ष मिलते रहते हैं। प्रत्येक सदस्य देश बारी बारी से इस समूह की अध्यक्षता करता है और 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। ग्रुप 7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में दुनिया के अलग अलग ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है, साथ ही उनका समाधान करने की कोशिश भी की जाती है, जैसे ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, HIV एड्स, वैश्विक सुरक्षा और महामारियाँ आदि। परंतु वर्तमान समय में इसका जो 46 वार्षिक सम्मेलन है, जो कि 10 जून से 12 जून तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्रांस में आयोजित होना था, इस सम्मेलन को कोरोना वायरस के चलते सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। इस सम्मेलन के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे चीन के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। इसके साथ साथ ट्रंप ने यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि इस पुराने पड़ गए संगठन का विस्तार किया जाए और इसमें भारत तथा रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी शामिल किया जाए। साथ ही इसे G10 या G11 बनाया जाए। इसके साथ साथ G7 की बैठक में अमेरिका कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी के मुद्दे पर चीन के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के लिए अपने गुटों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप तो कोरोना वायरस को वुहान वायरस और चीनी वायरस का नाम भी दे चुके हैं। चीन ने इसके प्रति नाराज़गी जताई और कहा कि नहीं चलेगी गुटबंदी। इसके साथ साथ चीन का यह भी कहना है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों को विभिन्न देशों के बीच आपसी सहयोग और विश्वास बढ़ाने वाला होना चाहिए, जिससे बहुपक्षीयता को बढ़ावा मिल सके और विश्व शांति को बढ़ावा मिल सके।
तो दोस्तों अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि G7 में शामिल होने के बाद भारत को इससे क्या लाभ होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस संगठन में शामिल होने के बाद भारत की वैश्विक स्तर पर आर्थिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और इस संगठन में शामिल होने से भारत जल्द ही विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल हो जाएगा, जिससे भारत का UN सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप का दावा और ज़्यादा मजबूत होगा। तो दोस्तों G7 और इससे जुड़े विभिन्न सवालों का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद हम अंत में यह कह सकते हैं कि इस समूह की यह कहकर आलोचना की जाती है कि इसमें मौजूदा वैश्विक राजनीति और आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं होती है, जिसके चलते यह एक प्रभावी संगठन बनने में सफल नहीं हो पाया है। हालांकि यह समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, टीबी, मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना भी है। समूह का दावा है कि इसने वर्ष 2002 के बाद से अब तक लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।